हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोक आईएएस। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र 2019 का पेपर हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का। तो हम पीवाईक्यू देखने से पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में देखेंगे तो प्रीलिम्स का सिलेबस हमें डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो मेंस के सिलेबस की ओर जाते हैं। मेंस के सिलेबस में आप जीएस फर्स्ट में जाओगे तो भारतीय विरासत और संस्कृति बताया हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो 5वां नंबर टॉपिक जो विश्व इतिहास से, तो हम इसको छोड़ देंगे। और आपको पता है कि मेंस के सिलेबस में भूगोल भी आता है, समाज भी आता है, तो हम इसको भी अभी छोड़ देंगे। केवल सिर्फ 4 पॉइंट देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। प्रीलिम्स के देख करके ये पता चल जाता है कि यूपीएससी हमसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करने के लिए बोलता है। मतलब पीवाईक्यू देख करके हमें ये अंदाजा लग जाता है, क्योंकि यूपीएससी व्यक्तित्व से सवाल पूछ लेता है जैसे। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि व्यक्तित्व सवाल क्या कहाँ पर? यहाँ पर तो प्रीलिम्स कहीं पर लिखा नहीं है, केवल भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया। अब उसमें क्या क्या पूछेगा, तो इसके लिए हमको पीछे किस में जाना होता है? पीवाईक्यू में जाना होता है। तो हमारे लिए सर्वप्रथम जो है, मतलब सबसे पक्का स्रोत जो है हमारे पास, सबसे अच्छा स्रोत है जो हमें सही गाइड कर सकता है, वो हमारे पास पीवाईक्यू है। थोड़ा बहुत सिलेबस है, तो सिलेबस हमें प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है, मेंस में थोड़ा डिफाइन है, तो मेंस के सिलेबस को आप पॉज करके देख लीजिए। और एक आपको जानकारी और दे दूँ कि सर जो है आपको, जो हमारे सर हैं, जो वो आपको विजन की मैगजीन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें केवल विजन की ही मैगजीन का सार नहीं है। आप लोग सोचोगे केवल विजन का, तो ये इसमें जो है भारत सरकार की बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से भी कंटेंट उठा करके सर डाल करके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेम टू सेम पढ़ा देंगे तो कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें केवल एक मैगजीन पर मतलब कि केंद्रित नहीं रहेंगे। हालांकि तुम्हारे कंटेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, तो आप उसको जो देख रहे हैं तो निरंतर देखते रहिए, वो आपको फायदा देगा। हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हम आपको कोई भी कंटेंट अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं बताएंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा अनुभव का भी अभाव है, कैसा पढ़ाने का, बाकी पेपर देने का और परीक्षा देने का बहुत ज़्यादा अनुभव है। अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के और एक बार विश्वास करिए, हमारे पास संस्था हमारी भले छोटी हो, संस्था क्या, हम ही 2-3 लोग हैं जो मिल करके पढ़ाते हैं कुछ कंटेंट वगैरह, और बहुत ज़्यादा हमारे पास पढ़ाने का अनुभव नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ाने में लैंग्वेज को लेकर के ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। बाकी आपको कंटेंट अच्छा देंगे। ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाने में थोड़ा चूक जाए, लेकिन कंटेंट आपको बेहतर देंगे। ठीक है, और पढ़ाने में भी नहीं चूकेंगे, आप देख ही रहे हो इतने दिन से कि हम कोई भी कंटेंट आपको फालतू कचरा नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं इधर उधर की बात न करते हुए। बाकी आप विजन की जो मैगजीन हम पढ़ा रहे हैं, उसमें विजन आईएएस के साथ साथ क्या है, मतलब भारत सरकार की वेबसाइट है, और विभिन्न और भी संस्थान है, जैसे दृष्टि है, और भी जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, उनको भी हम सहारा लेते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा कंटेंट ना हो जो हम विजन में ना दिया हो और कहीं पर और दिया हो तो छूट जाए। तो हम अभी हमारे पास देखिए, हम तो संस्थान हमारी मतलब हम तो छोटे ही हैं, तो हम विभिन्न संस्थानों से मदद लेकर के आप तक अच्छा कंटेंट आपको पहुंचाने की मदद करेंगे। ठीक, तो जिन्होंने 1 साल तक करंट नहीं पढ़ा है, तो वो अब जो है ये वेस्ट सीट, मतलब कि ये चीज़ देख करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने 1 साल का करंट है, तो अभी नवंबर तक का हमारे पास करंट है। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक का, कुछ मैगजीन दिसंबर की आ गई हैं और कुछ नवंबर तक की हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक टॉपिक उठाया जैसे पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में हम क्या करेंगे कि हमने 3 महीने का एक साथ ले लिया, जैसे आर्ट एंड कल्चर का भी लिया, तो आपको जैसे अप्रैल से लेकर के जून तक पढ़ा दिया, तो 3 महीने के एक स्लॉट में ले लिया, जिससे क्या हो कि आप एक बार में 3 महीने का आप तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा, तेज़ी से पढ़ा देंगे। और इसमें क्या होगा कि आप जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं यहाँ पर करंट अफेयर में जो चीज़ पढ़ाएं, तो आप उसको सब्जेक्ट से लिंक करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर से पढ़ लीजिए, जब लिंक करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके सिलेबस में समाहित हो जाएंगी। तो यूपीएससी आपसे करंट से कोई चीज़ ना भी पूछे, उसका अगर जा करके बेसिक पूछता है यूपीएससी, तो आप उस सवाल को करने की स्थिति में हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास, इसको हम ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है मियाँ तानसेन, अब यूपीएससी से सवाल पूछ लेगा। अब क्या है कि दोबारा सेम टू सेम सवाल तो पूछेगा नहीं, लेकिन मियाँ तानसेन के बारे में आप पढ़ लीजिए, यूपीएससी इससे हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ ले। अगली बार क्या करेगा कि मान लो ये कथन पहला वाला जैसे पढ़ा, अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन दी, अकबर ने नहीं दी थी, तो इसलिए जो है इसको काट सकते हो। ठीक है, लेकिन नीचे के 3 कथन इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आप जो है पहला आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है यूपीएससी क्या करे कि नीचे के तीनों कथन को, आप तो जानते हो लंबे लंबे प्रश्न बनाता है यूपीएससी, ऊपर रख देगा पूरा सेम टू सेम, और नीचे ये जो है तानसेन रख देगा, कबीर रख देगा, अकबर रख देगा, 2-3 चीज़ें रख देगा और आपसे पूछने लगेगा। तो इस तरह से यूपीएससी पूछता है। तो तानसेन के बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि यूपीएससी रिपीट भी करता है, थीम रिपीट करता है। तानसेन है तो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, तो अगली बार हम चलते हैं सीधे। अब देखिए, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपीएससी क्या करता है कि जितने भी महान पुरुष हैं उनके बारे में, ये समाज सुधारक, उनके बारे में क्या है, उनके समकालीन समाज सुधारक, उनके समकालीन महात्माओं के बारे में यूपीएससी क्या करता है, पूछ लेता है। जैसे संत निम्बार्क है, तो इनके समकालीन कौन थे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है। इस पीवाईक्यू को देख करके हमें ये लगता है कि यूपीएससी जैसे मान लो 11वीं सदी से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक, और 18वीं सदी तक पढ़ा,
तो यूपीएससी आपसे ये अपेक्षा कर रहा है, डीप नहीं जा रहा है, समान नॉलेज पूछ रहा है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि आप 11वीं सदी से 18वीं सदी तक आए तो बीच की चीज़ों को आपने ध्यान से देखा कि नहीं देखा, तभी वो पूछ लेता है कि कौन समकालीन थे। अगर आपने मान लो संत निम्बार्क के बारे में पढ़ा था तो इनके समकालीन के बारे में समझा कि नहीं समझा, तो वो चीज़ पूछ लेता है। जैसे मैं आपको सिंपल से बोलूँ कि आपको मान लो यूपी से दिल्ली जाना है, ठीक। अब दिल्ली जाना है तो बीच में जैसे आप बस के द्वारा गए तो बीच में आपको आगरा भी मिलेगा, ठीक है। अब बीच में आपको क्या मिलेगा, कानपुर भी मिलेगा। मान लो कि बिहार से आप जा रहे हो, ठीक है, मैं बिहार ले लेता हूँ, ठीक है, बिहार से आप जा रहे हो तो बीच में यूपी भी मिलेगा, दिल्ली भी मिलेगा। तो आपने यूपी को थोड़ा बहुत देखा कि नहीं देखा, जाना कि नहीं जाना, तो वही यूपीएससी आपसे जानता है। अगर आप मान लो देख रहे हो और देख कहीं मतलब देख रहे हो यूपी को, मन में कुछ और चल रहा है, तो आपने इसका मतलब क्या किया, आप ठीक से इस यात्रा को मजा नहीं ले पाए। तो वही यूपीएससी करता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उससे आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे सवाल बनाता है। तो हम तो पीवाईक्यू इतनी बार देख चुके हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यूपीएससी इससे सवाल बनाने की स्थिति में होगा, ठीक है। तो यूपीएससी पीवाईक्यू को अपने पास हमेशा रखता है, जब भी वो पेपर सेट करता है तो पीवाईक्यू को अपने पास रख करके उन्हीं की थीम से रिपीट करता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, शब्दावली यूपीएससी हमेशा पूछता है। जैसे यहाँ पर आमिल पूछ लिया, ठीक है, एकता प्रणाली पूछ ली, ठीक है, मीर बख्शी। अब ये शब्दावली तो है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यूपीएससी शब्दावली पे बहुत फोकस रहता है। शब्दावली से ये होता है कि हम एक सामान्य व्यक्ति से सामान्य नॉलेज की जानकारी लेना चाह रहे हैं, सामान्य एक एस्पायरेंट से सामान्य जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के राजस्व में राजस्व प्रशासन और राजस्व वसूली के लिए प्रभारी को आमिल कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था, ये आप देखिए। दिल्ली सुल्तान की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। अमीर बख्शी आपको पता है कि सेना का प्रमुख होता था क्या। इस तरह से शब्दावलियों को आपको पढ़ना है। तो जैसे आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको सतीश चंद्रा एनसीईआरटी की बुक आपको सिर्फ पढ़नी है, ठीक है, सतीश चंद्रा, और कुछ नहीं पढ़ना। आप जैसे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो गूगल सर्च करके पढ़ लो, ज़्यादा इधर उधर के मटेरियल के चक्कर में नहीं पूछ रहे, क्योंकि मध्यकाल से जो है यूपीएससी सवाल ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। फिर हम देखिए व्यक्तित्व से सवाल पूछ रहा है सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में दिया ही हुआ है, आपको देख ही रहे होगे। देखो प्रीलिम्स में कहीं डिफाइन नहीं है। प्रीलिम्स में क्या लिखा है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब यहाँ पर कहाँ लिखा है, मेंस में साफ साफ दिख रहा है स्वतंत्रता संग्राम, उनके व्यक्तित्व यहाँ 18वीं सदी लगभग ये व्यक्तित्व पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इनसे देखिए, तेज बहादुर सप्रू किससे संबंधित थे, उनका पद कौन सा धारित पद था, उन्होंने पद धारण किया था। केसी नियोगी, पीसी जोशी। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में होगा। ऐसे सवाल बहुत आराम से किए जा सकते हैं, बेसिक है ये। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे कोई प्रसिद्ध स्थान है, उनकी किस नदी के किनारे वो अवस्थित थे। जैसे हम्पी तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से पता है कि ये किस नदी के किनारे था। तो ये चीज़ें जो मेन होती हैं, जैसे आपने हम्पी के बारे में जाना तो आप जो है तुरंत पूरे प्रश्न को करने की स्थिति में हो जाओगे, एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई भी स्थान पढ़ो तो उसको नदी, उसके आसपास मुख्य और मुख्य स्थान कौन से थे उनसे तुलना करके देखो, ठीक है। फिर देखो, अब देखो महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ महात्मा गांधी गिरमिटिया क्या था, जैसे कि मान लो ये अफ्रीका है या कोई भी स्थान है, ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत से जो अंग्रेज थे, भारत से जो निम्न समुदाय के लोग थे और गरीब लोग थे, उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान काम कराने के वर्ग से, जैसे कि आप देखते हो ना कि मान लो कि दिल्ली महाराष्ट्र में क्या जाते हैं, बिहार यूपी के लोग जाते हैं काम करने के लिए, ऐसे यहाँ से भी लोगों को ले जा करके वहाँ पर अपने उनका भाई भारत जैसे उपनिवेश था, ऐसे अन्य भी उपनिवेश थे अंग्रेजों के, ब्रिटिश के, तो वो वहाँ पर ले जा करके काम कराते थे। फिर वहीं वो क्या कि धीरे धीरे वहीं पर बस गए। जैसे कि मान लो यूपी बिहार से लोग गए और दिल्ली में बस गए और हमेशा के लिए बस गए। तो ऐसे वहाँ पर तो इसके खिलाफ कौन थे, महात्मा गांधी थे, उसका उन्मूलन के लिए थे। तो ये क्या था, ये सही था कि नहीं सही था, अब ये चीज़ आप तय करिएगा। फिर इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अब देखिए, जैसे औपनिवेशिक शासन था, ये औपनिवेशिक क्या है, ऐसी शब्दावली आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यही जो है होते हैं जो आपके क्वेश्चन को समझने में आपकी मदद करते हैं। जब आप क्वेश्चन ही समझ लोगे तो समझ लिए आधी 50% यात्रा तो आपने तय कर लिया ऐसी, चाहे मेंस के संदर्भ में हो चाहे प्री के संदर्भ में, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर हिंदी माध्यम में। फिर हम चलते हैं, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र, फिर आर्ट एंड कल्चर आ गया, पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके चित्राधार एल्बम, यूपीएससी देखिए आपकी मदद भी कर रहा है। जहां पर उसको लग रहा है कि चित्राधार क्या होगा तो आपने तुरंत एल्बम लिख दिया। और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। कौन थे, हुमायूं थे कि जहांगीर थे कि अकबर थे कि शाहजहां थे, आप इसको पढ़ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जब आप निरंतर पढ़ते चले जाओगे, जैसे कि एनसीईआरटी आप पढ़ते चले जाओगे मध्यकाल की, तो जैसे आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में आते चली जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर को देखना है। अब आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को ऐसे ना पढ़ो कि एक तरफ से पढ़ते चले जाओ, उसको बांट के पढ़ो। उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ो, उसका प्रशासनिक इतिहास पढ़ो, उसका क्या आर्थिक पढ़ो, फिर उसका सामाजिक पढ़ो, फिर उसके बाद
सांस्कृतिक पढ़ो तो इससे क्या होगा कि आपको परिवर्तन का अध्ययन पता होता हुआ दिखाई देगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। और यूपीएससी की मतलब इस समय जो यूपीएससी पूछने की जो शैली है उसी तरह से पूछता है कि आपको परिवर्तन का अध्ययन किया कि नहीं किया। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है। पिछली बार जो है यूपीएससी 28 प्रश्न तक पूछा है, अभी 8 प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब है कि मूलतः यूपीएससी 15 प्रश्न तो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको 15 प्रश्न की तैयारी अच्छे से करनी है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह, मतलब कि पादप समूह कौन सा है, नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था। तो क्या था, तंबाकू कोको रबड़ था, कपास कॉफ़ी गन्ना था, तंबाकू कपास रबड़ था, ये रबड़ कॉफ़ी गन्ना गेहूँ था। अब इसमें से आपको सीखना क्या, न्यू वर्ल्ड क्या था, ओल्ड वर्ल्ड क्या था। इससे क्या होगा कि आपकी समझ विकसित होगी। फिर आपको ये फसलों के बारे में देखना है, जो एक फसल एक समूह में दिखाई देगी आप उसको सही कर लोगे। तो इनको देखना समझना है। जब आप समझने लगोगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में होंगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।